जय हिंद गाइस। एनसीईआरटी सीरीज में आप सबका स्वागत है। क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 3 का ये नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रेट बात की इम्पोर्टेंस बताई थी और बाकायदा अच्छे से फ्लो चार्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। आई होप आप उस इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे और साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स इसके बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर 3 है क्लास 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें से आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। देखो, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज्ड टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम बताया था, है ना। आज भी ऐसे ही होता है। देखो, ये जैसे ब्रिक्स हैं, तो ये जो ब्रिक्स लगी हुई हैं और ऐसे बीच बीच में परपेंडिकुलर में दूसरी ब्रिक्स सेटअप कर रखी है। तो यहाँ पर क्या बताया है, जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई। ठीक है ना। तो एक तो कीवर्ड हमारा होगा कि हाउसेस कितने स्टोरीज के होते हैं, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। कोर्टयार्ड जैसे आपका एक चबूतरा वरांडा होता है ना, ओपन एरिया। पुराने जमाने के घर ऐसे ही बनते थे, लेकिन आजकल लोग कोर्टयार्ड बना नहीं रहे खास तौर पर। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। बाथिंग एरिया होता था या नहीं, और होता था तो फिर सेपरेट होता था। एंड सम एरियाज हैड वेल्स, और कुछ एरियाज में वेल्स होते थे। तो वेल्स, बाथिंग एरिया, कोर्टयार्ड और 1 स्टोरी और सिंगल स्टोरी, ये 4 पॉइंट्स नोट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हाउसेस का स्ट्रक्चर किस तरीके का था, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हाउसेस का स्ट्रक्चर किस तरीके का था। तो सबसे पहले तो स्टोरीज, कितने मंजिल की बिल्डिंग्स होती थी। ठीक है, उसके बाद कोर्टयार्ड, उसके बाद बाथरूम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथरूम के बाद आ जाएगा आपका ड्रेन्स। ड्रेन्स खैर बात की बात है, पहले वाटर सप्लाई देख लेते हैं, वेल्स। ठीक है ना। तो स्टोरीज जनरली 1 और 2 स्टोरी। ठीक है ना। या तो आपको मकान 1 स्टोरी मिलेगा या फिर 2 स्टोरी मिलेगा, 1 स्टोरी 2 स्टोरी। कोर्टयार्ड, एक ओपन कोर्टयार्ड होता था जिसके चारों तरफ रूम्स होते थे। तो कोर्टयार्ड की प्रॉपर्टी क्या है, इट वॉज एन ओपन एरिया अराउंड विच रूम्स वर देयर। ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक ओपन सा एरिया हो गया, उसके इधर कमरा होगा, इधर भी कमरा होगा, इधर भी कमरा होगा, इधर भी कमरे होंगे, इधर भी कमरे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, बाथरूम्स सेपरेट, मकान के ही अंदर अलग से एक बाथरूम होगा, सेपरेट बाथरूम। मोस्टली, ज्यादातर उसमें सेपरेट मिला है। और वेल्स, सम हाउसेस सम हाउसेस हैड वेल्स। ठीक है, वेल क्यों होगा, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की स्टोरेज के लिए वेल्स। ठीक है ना। तो घर के बगल में बाथरूम भी था, घर में वेल भी था, कोर्टयार्ड भी था, और सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी की बिल्डिंग्स भी थी। तो हाउस बहुत मॉडर्न लेवल पर थे, ये दर्शाता है कि ये हाउसेस बहुत ज़्यादा मॉडर्न लेवल पर थे। वाटर सप्लाई के लिए वेल्स भी थे। तो अब यहाँ आता है ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो जानी जाती है, वो सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपने ड्रेन सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। जो आपके यहाँ पर गंदा पानी है, चाहे बाथरूम का पानी हो या टॉयलेट का पानी हो, उसको निकालने के लिए क्या सिस्टम था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बोल रहा है कि नोटिस हाउ केयरफुली दीज ड्रेन्स वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ड्रेन्स की मैनेजमेंट के लिए केयरफुली और स्ट्रेट लाइन दो वर्ड्स हैं। ऑल्दो यू कैनॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन्स
पहला कीवर्ड हो जाएगा केयरफुली बने हुए थे, तो कैसे केयरफुली बने हुए थे, पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है स्लोप, ठीक है ना, स्लोप जेंटल स्लोप था, सो दैट वाटर कुड फ्लो इजीली। वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा हमको मिला है कि ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज इन द स्ट्रीट्स। ड्रेन्स की कनेक्टिविटी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेन्स की कनेक्टिविटी, समझ रहे हो, एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर ड्रेन्स। तो ये कनेक्टिविटी कैसे थे, छोटी छोटी नालियां बड़े में कनेक्टेड थे, जैसे जैसे आज आप देखते हो। नाउ एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ठीक है ना, चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कवर्ड भी थे, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन। पांचवा वर्ड है इंस्पेक्शन होल्स। इंस्पेक्शन होल किस लिए होते थे, जो बीच बीच में आपने देखे होंगे ना नाले बनते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा जैसे ऐसे नाला बना हुआ है तो बीच में एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है, इसको इंस्पेक्शन होल बोलते हैं, ताकि इसके अंदर जाकर के सफाई कर सके। ऑल टुगेदर ये बोल रहा है कि चाहे हाउसेस हो या ड्रेन्स नालियां हो या स्ट्रीट्स हो, दे वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तीनों चीजों को एक साथ बनाया जाता था। ये एमसीक्यू का स्टेटमेंट है गाइस, मैं बता रहा हूँ, ये सिविल सर्विसेज में एमसीक्यू का स्टेटमेंट बना देगा कि पहले घर बनता था, नालियां बनती थी या स्ट्रीट्स बनते थे। सर जब टाउन प्लानिंग हुई होगी तो तीनों चीजें एक साथ हुई होगी। भाई आजकल की टाउन प्लानिंग आपने देखी कैसे होती है, टाउन पहले प्लॉट कट जाते हैं उल्टे पुल्टे, फिर रोड बनती कोई चौड़ी कोई पतली, फिर बाद में सीवर, रोड के ऊपर डामर लग जाता है, तारकोल बिछ जाता है, उसके बाद ध्यान आता है कि अरे इसको खोदो सीवर लाइन डालनी, फिर ध्यान आता है अरे खोदो इसको इंटरनेट लाइन डालनी है, फिर ध्यान आता है खोदो इसको बिजली की लाइन अंडरग्राउंड करनी है। तो आज की टाउन प्लानिंग और उस समय के टाउन प्लानिंग में हमको कितना सीखने को बता रही है, समझ रहे हो। तो अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ड्रेन्स के बारे में बताया जा रहा है, और मैं ड्रेन्स के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ड्रेन्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, ड्रेन्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली चीज जो ड्रेन्स की प्रॉपर्टीज है, देवर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देवर लेड इन स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में, आपको चित्र से दिख जाएगा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्लोप भी था, ठीक है, देवर स्लोप फॉर वाटर फ्लो, वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर इजीली फ्लो करे उसके लिए स्लोप भी था। फिर ड्रेन्स वर इंटरकनेक्टेड, यहां पर मैंने कनेक्टेड ना होकर के इंटरकनेक्टेड वर्ड लिखा है, तो कैसे, स्मॉलर स्मॉलर ड्रेन्स लीडिंग, या फिर आप लीडिंग भी लिख सकते हो या कनेक्टेड भी लिख सकते हो, स्मॉलर ड्रेन्स और लीडिंग और कनेक्टेड टू टू लार्जर ड्रेन्स ऑन स्ट्रीट। देखो घर से तो बड़ी ड्रेन छोटी ड्रेन्स निकलेगी, लेकिन स्ट्रीट में बड़े ड्रेन्स। तो ये जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो जैसे मान लो ये एक मकान है यहाँ पर और एक मकान है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक ड्रेन निकला, घर के अंदर से एक छोटा सा ड्रेन निकला, फिर घर के बाहर एक बड़े ड्रेन में चला गया, यहाँ से छोटे से ड्रेन्स और घर के बाहर बड़े ड्रेन्स में। तो इंटरकनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्पेक्शन होल्स, अच्छा ड्रेन्स वर कवर्ड, और इंस्पेक्शन होल का क्या काम है, सो मोस्टली कवर्ड, मोस्टली कवर्ड, मोस्टली कवर्ड ड्रेन्स थे। सो कवर्ड ड्रेन्स थे, तो इंस्पेक्शन होल क्यों बनाए गए थे, इंस्पेक्शन होल एट इंटरवल, कुछ दूरी पर इंस्पेक्शन होल थे, और ये इंस्पेक्शन होल का क्या काम होता था, टू क्लीन द ड्रेन, टू क्लीन द ड्रेन, क्योंकि ओपन ड्रेन होगा तो कहीं से भी, नाला पूरा खुला हुआ है तो कहीं से भी साफ कर लो, लेकिन जो क्लोज्ड होगा उसमें बीच बीच में आपको ऐसे इंस्पेक्शन होल्स थे जिसके ऊपर आप, जिसमें खोल के उसको साफ कर सकते थे, ठीक है। सो ड्रेन्स वर वेरी वेल प्लान्ड, ये जो ड्रेन्स था इसके लिए यहां पर बोला गया है कि दे वर वेरी वेल प्लान्ड एंड केयरफुली लेड आउट, ठीक है ना। सो दे वर केयरफुली वेल प्लान्ड, ये वर्ड्स आप एड ऑन कर सकते हो, एंड डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली विद हाउसेस एंड स्ट्रीट्स। या फिर आप चाहो तो यहां पर एक नोट लिख सकते हो कि all the three
that is number 1 houses, number 2 drains and number 3 streets यानी कि roads were planned and built together। मजा आ गया ना? ये देखो, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको ड्रेन्स के बारे में जाननी है। ठीक है, हाउसेस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हमारे पास हाउसेस का स्ट्रक्चर हो गया है और हमारे पास ड्रेन्स की प्रॉपर्टीज आ गई है। अब इसके आगे नेक्स्ट, नाउ यहाँ पर बच्चे को बताया जा रहा है लिस्ट एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज यू स्टडीड इन चैप्टर 2। भाई चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा? आपने स्टोन एज पढ़ा, ठीक है ना, और अभी चल रहा है आपका चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आप क्या पढ़ रहे हो कि हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हो, हड़प्पन सिटीज के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 का जो स्टोन एज है वहां पर हमको केव्स मिले हैं, ठीक है ना, रॉक शेल्टर्स मिला है। ये जो वापस रिवाइज भी करते जाना है, रिलेट भी करना है। रॉक शेल्टर मिला है, फिर हट्स मिले हैं, टेम्परेरी हट्स, और इसमें और हड़प्पन सिटीज में हाउसेज मिले हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट आउट करना है। तो आपको क्या लगता है? 2 पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ स्टोन एज एंड हड़प्पन सिटीज। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लाइफ इन द सिटी। नाउ अब यहां पर देखना कि हेडिंग है लाइफ इन द सिटी, लेकिन मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को निकालूंगा कि शहर में रहने की जिंदगी कैसी थी, शहर में रहते हैं लोग, और शहर में किस तरीके लोग यानी कि पीपल रहते थे, और उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो क्या क्या काम करते थे, और उसी के बेसिस पर सोसाइटी का कैटेगराइजेशन कैसे हुआ, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होगा। देखो कितना जबरदस्त पैराग्राफ होगा, और इसमें से कैसे चीजों को कंक्लूड करना है वो भी बता दूं। तो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। सबसे पहले तो याद रखना है कि भैया ये बहुत बिजी जगह थी, क्योंकि सिटी है तो सिटी लाइफ बिजी होती है। स्टेटमेंट काम आएगा आपके लिए। देयर वर पीपल, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, यानी जैसे अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह पढ़ी, ग्रेट बात पढ़ा है, सिटाडल का एरिया पढ़ा है, तो उसको प्लान करते थे। कुछ लोग होते थे ऐसे, पर ये लोग कौन होते थे? तो यहाँ पर प्रोबेबली वर्ड शायद, यानी कि दीज वर शायद यानी प्रोबेबली रूलर्स। नाउ पहला टाइप का पर्सनालिटी मुझे मिल गया, रूलर, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलर क्लास था। सो इट इज लाइकली दैट the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। भैया रूलर है ना, तो रूलर है तो भैया चाहिए है तो चाहिए, वांटेड शब्द इस्तेमाल कर दिया गया। तो शायद वो ये रूलर्स ही थे जो और लोगों को दूर दराज के एरियाज में ले जाते थे, ताकि उनको जो मेटल्स या प्रीशियस स्टोन्स उनको चाहिए होते थे उसके लिए। तो रूलर्स की लाइफस्टाइल बताई है कि दे आर द वन हु आर वांटिंग द थिंग्स एंड सेंडिंग पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर गेटिंग द थिंग्स दैट दे वांटेड, है ना। नाउ दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक चीज पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट क्या था? तो सर ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पर एक ऑर्नामेंट्स और दूसरा बीड्स, 2 तरीके की वैल्यूएबल चीजों के बारे में यहाँ बताया है। फ्लो चार्ट में इनको बताऊंगा कैसे याद करना है। एंड देयर वर स्क्राइब्स। नाउ ये है सेकेंड टाइप का पीपल, ये है सेकेंड टाइप का पीपल, ठीक है। फर्स्ट टाइप का पीपल हो गया मेरा रूलर्स, और उससे रिलेटेड इतनी बातें थी। अब सेकेंड टाइप का पीपल यहाँ बताया गया है स्क्राइब्स। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सर स्क्राइब क्या होता है? स्क्राइब का मतलब हो गया जो लोग लिखते हैं, समझ लो, राइटर्स। अभी उस समय जो राइटिंग होती थी वो स्टोन पर होती थी, एनग्रेविंग होती थी। तो आज तो लोग किताबों में लिखते हैं इसलिए राइटर हो गए। तो जो जो आज के जमाने के राइटर हैं वही स्क्राइब्स हैं। सो पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials। देखो यहाँ पर 3 बातें बताइए स्क्राइब्स के बारे में। पहली, they knew how to write, दूसरा, they used to help prepare the seals,
और तीसरा राइट ऑन अदर मटेरियल्स, लेकिन वो सर्वाइव नहीं हुआ है। तो स्क्राइब के बारे में यहाँ पर 3 बातें बोली हैं, रूलर्स के बारे में भी यहाँ पर 3-4 बातें बोली हैं, और तब इसके बाद बोला है कि बिसाइड्स, इसके अलावा और कौन था, देयर वर मेन एंड वीमेन who were crafts person. Now the third personality we have in the town or city is craft person, शिल्पकार। अब यहाँ शिल्पकार के लिए उसने यूज किया है कि मेन भी होंगे और विमेन भी होंगे, दोनों हाँ ये क्राफ्टिंग का काम करते थे। सो मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स, अच्छा ये लोग अपने घर में बनाते थे, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या वर्कशॉप्स भी होती थी जिनको हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो बीड्स की फैक्ट्रीज जैसे चांद उदड़ो में हमको मिली है। So people were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories, and many terracotta toys have been found. Now ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, टॉयज के बारे में, कैसे टॉयज मिले, टेराकोटा टॉयज have been found and children must have played with these. अच्छा फोर्थ पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर बच्चे मिल गए, चिल्ड्रन है ना, और बाकी कॉमन पीपल। फिफ्थ पर्सनालिटी है कॉमन पीपल, है ना। तो ये जो पीपल हैं ये क्राफ्ट पर्सन भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, तो कॉमन पीपल हो गए पांचवी चीज, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पर, एक तो हो गया रूलर, दूसरा हो गया स्क्राइब, तीसरा हो गया क्राफ्ट पर्सन, तीसरा हो गया कॉमन पीपल, और चौथा हो गया कॉमन पीपल, और लास्ट हो गया चिल्ड्रन। नाउ हाउ टू डू दिस, लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल, ठीक है। ये मेरा हेडिंग हो गया कि कैसी लाइफ या लाइफस्टाइल जीते थे। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग निकाल लो आप, एक आप रूलर्स निकाल लो, ठीक है, दूसरे आप स्क्राइब्स निकाल लो, ठीक है, तीसरे आप क्राफ्ट्समैन निकाल लो, क्राफ्ट्समैन, चौथे आप कॉमन पीपल निकाल लो, ट्रैवलिंग वाले, और पांचवें आप चिल्ड्रन निकाल लो, ठीक है ना। 5 लोगों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना, रूलर्स। अब वापस आ जाओ, ये है रूलर्स के बारे में, ठीक है ना। सो जो जो प्लानिंग कर रहे थे वो लोग थे रूलर्स। तो पहला पॉइंट, दे वर द प्लानर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी भी आप बोल सकते हो, अपनी भाषा में लिखोगे तो यही लोग कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं। दे यूज टू सेंड people to get various precious things लाने के लिए भेज देते थे। अब यहां पर मैं एक फ्लो चार्ट अलग से बताऊंगा, व्हाट वर द प्रीशियस थिंग्स, ऐसी प्रीशियस थिंग्स क्या चीजें हैं, ये पूछा जाए आपसे तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीशियस थिंग्स क्या था। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो 2 चीजें, एक ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और दूसरा बीड्स। ऑर्नामेंट्स में जो मेटल यूज किया गया है, 2 टाइप के मेटल का यहाँ पर जिक्र किया गया है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ध्यान देना, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों का इनको नॉलेज था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर वर्ड यूज किया गया है। और ब्यूटीफुल बीड्स, तो बीड्स के लिए अभी कोई मटेरियल यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, तो वो हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये लोग बहुत डिस्टेंट लैंड से दे यूज टू सेंड पीपल टू गेट दीज मेटल स्टोन्स एंड अदर थिंग्स, है ना। सो आप यहाँ पर मैंने सेंड पीपल टू गेट वेरियस प्रीशियस थिंग्स, जैसे कि स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है ना, बीड्स हो गया, ये आप लिख सकते हैं, ये रूलर क्लास की प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद स्क्राइब, ठीक है। तो स्क्राइब कौन थे, 3 बातें उसके बारे में याद रखना है। दे वर द पीपल हु न्यू
हाउ टू राइट। ये वो लोग थे जिनको पता था कि लिखते कैसे हैं। तो ये लिखते तो थे, सील्स पर लिखना या फिर टाउन के कोई साइन बोर्ड पर लिखना है, तो इस तरीके से। सो दे वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड दे ऑल्सो हेल्प्ड प्रिपेयर सील्स। सील्स में जो राइटिंग या लिटरेचर है, कहीं ना कहीं पर इनका भी उसमें रोल रहता होगा। एंड राइटिंग ऑन अदर मटेरियल्स, तो रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और भी चीज़ों पर ये लिखा करते थे। ठीक है, तो स्क्राइब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पेपर के लिए याद रखना है। सो दिस इज वन थिंग। एंड देन क्राफ्ट्समैन, तो यहाँ पर क्राफ्ट्समैन के बारे में नीचे इस पैराग्राफ में बता रखा है कि देवर बेसिकली मैन एंड वीमेन। ठीक है ना, तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर बोथ मेन एंड वीमेन, देवर बोथ क्राफ्ट्समैन, दोनों ही होते थे ये लोग। सो they used to make all kind of things either in their own house or in workshops. तो make things, ये चीज़ों को कहाँ पर बनाते थे, तो दो जगह पर, इन हाउस अपने घर में, या फिर आउटसाइड यानी कि वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में भी बनाते थे या अपने घर में भी बनाते थे ये चीज़ों को। ठीक है ना। So people were traveling to distant lands or returning with raw material and stories. जो ये लोग थे, people used to travel करते थे। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का आपको पता होगा मेसोपोटामियम और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी लिंक है। तो ट्रैवल टू प्लेसेस, यूज्ड टू ट्रैवल टू प्लेसेस एंड ब्रिंग, क्या लाते थे लोग, देखिए सामान लाते थे, रिसोर्सेस लाते थे, या रॉ मटेरियल्स लाते थे, स्टोन्स हो गया, कुछ इस तरीके की चीजें हो गई, या बीड्स हो गया, या मेटल्स हो गया, प्रीशियस मेटल्स हो गए, वो तो अलग है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस जगह की कहानी, स्टोरीज, यार वहां के लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे। एंड प्ले विद चिल्ड्रन यूज टू प्ले विद टेराकोटा, टेराकोटा डॉल्स। ठीक है, या टॉयज का जिक्र किया गया। अब टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा बेसिकली एक टॉय का शेप बना दिया और उसको बेक कर दिया। तो बेक्ड क्ले मड, क्ले की मिट्टी को शेप बना करके पका दिया, उसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल में रूलर्स, स्क्राइब्स, क्राफ्ट्समैन, पीपल एंड चिल्ड्रन। ठीक है, एक बारी आप इस पे फिर से फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, रूलर्स यूज्ड टू प्लान द सिटी एंड द कंस्ट्रक्शन वर ऑल टुगेदर। दे आल्सो यूज्ड टू सेंड पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस टू गेट प्रेशियस थिंग्स लाइक स्टोन्स, मेटल्स, बीड्स। स्क्राइब्स वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड दे आल्सो हेल्प्ड प्रिपेयर सील्स, क्योंकि सील्स में स्क्रिप्ट लिखी होती थी। They also wrote on other materials. Craftsmen were either both men or women and used to make different highly skilled crafts either in their own house or workshops. And the people used to travel to distant places, दूर दूर तक जगह पर, and bring resource or raw materials or stories. Now children used to play with terracotta toys. प्रीशियस थिंग्स में, ऑर्नामेंट्स में गोल्ड और सिल्वर का जिक्र किया गया है और बीड्स का जिक्र किया गया। ये प्रीशियस स्टोन ज्यादातर रूलर क्लास अपने पास रखता था, ऐसा बताया गया है ना। नाउ हियर इट्स रिटन, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। देखो पिछले क्लास चैप्टर 2 के अंदर मैंने मेहरगढ़ के लाइफ ऑफ इन मेहरगढ़ के बारे में बताया है। तो आप वहाँ पर ब्यूरियल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो उससे आप रिलेट करो कि क्या ऐसा कुछ वहाँ पर भी था या नहीं था। अब यहाँ से आगे कुछ चीज़ें यहाँ पर पिक्चर में दे रखी है। तो ये जो पिक्चर है, थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं घरों के बाहर ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, कैनाल्स, ड्रेन कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये ड्रेन का एक वो है, पिक्चर है। ये एक जीता जागता वेल है, कुआं है, देखो कैसे पूरा का पूरा ब्रिक से बना हुआ कुआं है ना। सो अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद ड्रेन, यानी कि ये जो एक शहर है, एक स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट के बाहर का ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदाड़ो का, और ये एक वेल है। ठीक है, फिर यहाँ लेफ्ट, फार लेफ्ट की बात बताई जा रही है। तो लेफ्ट
फार लेफ्ट, लेफ्ट में अ हड़प्पन सील, ये एक हड़प्पन सील है, मुहर है, ठीक है। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे देखेंगे। यहाँ ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो ये कौन लिखता होगा? स्क्राइब, स्क्राइब ने ये हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखा है, और उस पर जनरली क्या बना होता था? एक एनिमल बना होता था। दो चीज़ें होती थी, एक स्क्रिप्ट होता था और दूसरा एक एनिमल होता था। So the signs on the top of the seal are part of the script, and this is the earliest form of writing known in the subcontinent. तो which is the earliest script in the subcontinent? हड़प्पन script, ठीक है। Scholars have tried to read these signs, but we did not exactly know what they mean. तो अभी हम इसको डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आप इस हड़प्पन सील के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। हड़प्पन सील का मैं फ्लोचार्ट यहीं पर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि इट वॉज ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम। इस सील के दो पार्ट कर लो, टॉप में क्या था? स्क्रिप्ट थी, और बॉटम में क्या था? एनिमल था, एनिमल्स जनरली। तो ये नॉट डिकोडेड, नॉट डिकोडेड की ये क्या लिखा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेराकोटा के टॉयज, ये आप टॉयज देख सकते हैं। तो इतनी बातें। नाउ इसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। शहर में नया क्या चीज़ था, ठीक है। सो इसको पढ़ते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। कुछ ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर बातें हो रही है जिनको हड़प्पन लोग बनाते थे और वो हमें मिली भी हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल, मेटल, ठीक है ना। तो किससे बना था, ठीक है ना, मटेरियल। पहली चीज मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा, मटेरियल। ये जो ऑब्जेक्ट्स हमको मिले इसका मटेरियल क्या था? स्टोन, दूसरा शेल, और तीसरा मेटल। मेटल में, मेटल में कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया। चार टाइप के मेटल्स का यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है ना। और कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। खास तौर पर क्योंकि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला गया है, तो ब्रॉन्ज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। तो इनसे ये खास तौर पर टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाते थे। तो इसको बाइफरकेट कर दिया कि किससे क्या बनता था, ठीक है ना। तो एक सेट ऑफ मेटल से क्या बनता था और दूसरे सेट ऑफ मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर थे, इसको सिर्फ ये ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, वेसल्स का मतलब हो गया बर्तन, उसके लिए ये यूज करते थे, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस, इसके बारे में हम बताते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट्स ऑफ हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट से हमको क्या ऑब्जेक्ट मिला है? तो सबसे पहले तो दीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो द मटीरियल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या मटेरियल हुआ करता था इन ऑब्जेक्ट्स का। लिखने में थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि सी वी आर नॉट यूज टू राइट लाइक दिस, हम लोग बोर्ड पे लिखने वाले टीचर्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? स्टोन हमको देखने को मिला है, स्टोन हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटल्स हो गए, उसके बाद मेटल्स हो गए। तो मेजरली स्टोन और मेटल्स, ठीक है ना, स्टोन और मेटल्स। इसके अलावा शेल का भी इसने जिक्र किया है, ठीक है। थर्ड, शेल्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। शेल्स एनिमल्स के शेल्स, ठीक है ना। स्टोन, मेटल्स और शेल्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मेटल्स, जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स थे वो दो टाइप के मेटल्स थे, या चारों के चारों मेटल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कॉपर मिला है, ठीक है, ब्रॉन्ज मिला है, फिर यहाँ पर गोल्ड मिला है, और सिल्वर मिला है। ये चार सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद कॉपर और ब्रॉन्ज का ये यूज कहाँ करते थे? तो यूज्ड इन, किस किस चीज़ों में ये यूज करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज का? तो खास तौर पर टूल्स बनाना, वेपन्स बनाना, या फिर ऑर्नामेंट्स बनाना। मेजरली टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, है ना। एक और चीज़ है जैसे वेसल्स हो गए, ये ना, इसके भी ये वेसल्स बनाते थे।
वेसल्स। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का जो यूज है वो सिर्फ दो चीजों में होता था, एक ऑर्नामेंट्स और दूसरा वेसल्स। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के जाहिर सी बात है टूल और वेपन तो बनेगा नहीं ना, तो ये लॉजिकल बात है। इंपॉर्टेंट टूल्स और उनका यूज, इंपॉर्टेंट मेटल्स और उनका यूज, इंपॉर्टेंट मेटल्स और उनका यूज, ये हमको यहाँ से देखने को मिला है। यहाँ पर स्टोन वेट्स के बारे में, बीट्स के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज दे रखा है, इस पर भी हम वापस आएंगे। ठीक है, सो परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ द बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ठीक है ना, यहाँ पर हड़प्पा की सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्ट्राइकिंग फाइंडिंग ऑफ हड़प्पा, ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो यहाँ पर तीन चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त फाइंड बताया गया है, और वो हो गया, एक तो हो गया बीड्स, बीड्स क्या होती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हो गया ब्लेड्स, एक हो गया बीड्स, एक हो गया ब्लेड्स, और तीसरा हो गया यहाँ पर वेट्स। वेट्स यानी कि जैसे आज की डेट में तराजू में तोलने के लिए लोहे के वेट्स होते हैं ना, ऐसे वेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है। नाउ यहाँ पर एक और चीज बोला है, हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो मैं मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर में यहाँ पर वेट्स के साथ साथ सील्स को भी ले आऊंगा, क्योंकि सील्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बहुत यूज की चीज थी। तो चौथी चीज मैंने सील डाल दी, ठीक है ना। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज मेरी पॉट भी आ गई है। अब यहाँ तो बहुत सारी चीजें हो गई है ना, तो यहाँ पर पॉट्स भी नेक्स्ट, उसमें मैं यहाँ पर पॉट्स भी डाल देता हूँ, पॉट्स। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अभी पैराग्राफ में यहाँ पर बीट्स, वेट्स और ब्लेड्स के बारे में पैराग्राफ में नहीं बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ सील्स के बारे में बताया गया है, मेड आउट ऑफ स्टोन। तो सील्स मेड ऑफ स्टोन, आगे टेराकोटा की भी होगी और स्टेटाइट की भी होगी, ये डेप्थ आगे पता लगेगा आपको। तो एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ठीक है, तो कार्विंग किस चीज की थी, उस पर किस चीज से लिखा था, तो कार्विंग किस चीज की थी, सील्स पर एनिमल्स की। लेकिन अभी हमने देखा कि उस पर टेक्स्ट भी लिखा था, हड़प्पन लिटरेचर भी लिखा हुआ था, है ना। तो सील्स के बारे में इस पैराग्राफ में दो ही पॉइंट है यहाँ पर फिलहाल, कार्विंग एनिमल की थी और पत्थर से बने हुए थे। पॉट्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि ये काफी ब्यूटीफुल थे, ब्लैक डिजाइन के थे, है ना। तो पॉट्स वर, यू कैन से दे वर वेरी ब्यूटीफुल एंड हैड ब्लैक डिजाइन। ठीक है, आगे कंक्लूड करने में यही नॉलेज को मैं दोबारा से यूज करूंगा। ठीक है, पॉट्स हो गया, सील्स हो गया। अब मेरे को बीड्स, ब्लेड्स और वेट्स के बारे में कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहां से आगे तो बस ये बोल रहा है कि वॉज मेटल यूज्ड इन विलेजेस यू लर्नड इन चैप्टर 2। देखो कंपेयर करा रहा है कि चैप्टर 2 में जब आपने न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा, बुर्जों, मेहरगढ़, वहां पर मेटल से कुछ बना हुआ था या नहीं, और क्या स्टोन वॉज यूज्ड टू मेक वेट्स। वेट्स कैसे बनाते थे, आज तो मेटल के वेट्स होते हैं, तो उस समय क्या पत्थर के वेट्स बनाते थे या क्या करते थे, ये सवाल है। तो इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। फिर उसके बाद कॉटन वॉटन और इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको अब ये जो लेफ्ट साइड में ये जो बॉक्स बना रखा है, इसका नॉलेज कैसे एनसीईआरटी यूज करता है ये मैं बताऊंगा। देखो बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो ये मेन जो पैराग्राफ है इस तरफ वाले, ये जो बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। दे डोंट लुक एट द नॉलेज इनसाइड दीज बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट और समटाइम्स ऑन द राइट, है ना। कहीं कभी कभी देखो पीछे मैंने राइट में भी दिखाया है, कभी कभी लेफ्ट में दिखाया है। भैया यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनते हैं यहाँ से, तो डोंट फॉरगेट कि यहाँ से भी आपको नोट्स बनाने हैं, यहाँ से भी सवाल बनाने हैं। तो स्टोन वेट्स के बारे में कितने पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, देखिए। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा शेप, और उसका, उसकी प्रॉपर्टी बहुत प्रिसाइज है, एकदम स्पष्ट है ना, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा उटपटांग टाइप। दीज वर मेड अप ऑफ चर्ट। दूसरा, ये किससे बनाया, मटेरियल क्या यूज किया वेट्स का,
चर्ट क्या होता है? एक प्रकार का सफेद पत्थर होता है, व्हाइट कलर का स्टोन होता है चर्ट। तो चर्ट के बारे में भी पूछ सकता है कि चर्ट क्या होता है। These were probably used to weigh precious stones or metals। तीसरा है यूज, इन वेट्स का यूज क्या करते थे? आज के जमाने में आप जो वेट्स हैं उनका क्या यूज करते हो? आटा, चावल, दाल, कुछ भी। बड़े वेट्स भी हैं, छोटे वेट्स भी हैं, लकड़ियां तोड़ने तक के वेट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ना। लेकिन ये जो वेट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग वेट्स थे। ये बड़े हैवी हैवी चीज़ों को मेजर करने के लिए नहीं थे, ये बहुत छोटी छोटी और मोस्ट प्रीशियस थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को मेजर करने के लिए ये वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो इसको मैं कितना ज़बरदस्त तरीके से, वेट्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला तो मैं इसको अलग से ही अगर करूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको मैं अलग ले लेता हूँ, इसका फ्लो चार्ट अलग ले लूँगा और इसका फ्लो चार्ट अलग ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेट्स का फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। वेट्स में इसने 3 चीज़ें बोली हैं। एक तो इनका शेप, पहले तो शेप है तो मैं शेप ही ले लेते हैं। पहले इसके शेप के बारे में बता रखा है, फिर इसके मटेरियल के बारे में बता रखा है, और फिर इसके यूज़ के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो शेप बहुत ही केयरफुली डिजाइंड थे और बहुत प्रिसाइज थे, बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट थे। या मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो क्या है ना, वो यहाँ पर आपके साथ कुछ भी गेम खेली जा सकती है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रिसाइज के साथ अगर एक वर्ड खुद जोड़ दिया है, एक्यूरेट, तो ये भी हो सकता है। मटेरियल में मेड अप ऑफ चर्ट। चर्ट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ वाइट स्टोन, है ना। चर्ट याद रखिएगा। इसका यूज फॉर वेइंग यूज क्यों किया जाता था? तो दिस वाज यूज्ड टू वे प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। यानी कि ऑर्नामेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता होगा, है ना। ऑर्नामेंट इंडस्ट्री, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ। वेट्स को लेकर के 3 बातें, वेट्स का शेप क्या था, वेट्स का मटेरियल क्या था, वेट्स का यूज क्या था, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज है। आगे तो वेट्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, किस रेशियो में वेट्स बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा वेट है, फिर यहाँ पर उस एक बड़ा वेट हो गया, है ना, फिर इससे भी छोटा वेट होगा, ऐसे तो एक रेशियो हुआ करता था वेट्स का। फिर उसके बाद यहाँ पर राइट में बीड्स, ये आपको बीड्स दिख रहे होंगे, ये जो मालाएं जैसे बनी हुई है ना, ये बीड्स दिख रहे हैं, ये बीड्स दिख रहे हैं, ये बीड्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपके मोती होते हैं। सो मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मटेरियल ही पूछ लिया इसने कि ये कार्नेलियन बीड्स हुआ करती थी। और कार्नेलियन क्या होता था? एक खूबसूरत लाल रंग का पत्थर, ये दिख ही रहा है आप, रेड स्टोन। तो ठीक है। फिर बीड मेकिंग, बीड मेकिंग प्रोसेस, दूसरी चीज बता रहा है प्रोसेस। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू इट। देखो बीड मेकिंग प्रोसेस भी बता रखा है इसने। अब इसको कैसे कैसे लिखोगे? देखो आप, आपको बीड्स के बारे में याद रखना है कि एक तो बीड्स में क्या मटेरियल यूज किया गया था अभी तक, फिलहाल मटेरियल यूज, बाद में और भी आएगा। तो अभी जो मटेरियल यूज किया उसमें कार्नेलियन, कार्नेलियन वर्ड यूज किया है। तो कार्नेलियन एक स्टोन होता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रेड येट ब्यूटीफुल स्टोन, लाल और खूबसूरत रंग का एक पत्थर होता है कार्नेलियन जिसको कहते हैं। बीड्स मेकिंग प्रोसेस, बीड्स मेकिंग प्रोसेस से जो आप बीड्स को पूरा प्रोसेस करते थे वो उसमें क्या करते थे? सबसे पहले आप उसको कट करते थे, ठीक है, यहाँ पर कट वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। कट करके उसको शेप्ड करते थे, उसका एक शेप बनाते थे। फिर उसको पॉलिश करते थे। मतलब पॉलिश का मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई बूट पॉलिश या कोई वैसी पॉलिश लगा दी, नहीं, उसको साफ करना, चमकाना उसको,
घिसना, ग्राइंडिंग करके, ठीक है ना, पॉलिश कर दी। फिर उसके बाद फिर होल को बोर किया जाता था, होल वॉज बोर्ड या ड्रिल्ड, ठीक है। देन अ स्ट्रिंग वॉज अटैच्ड, ठीक है ना। समझ लो आपने एक पत्थर मिल गया ऐसे करके, फिर उसको आपने कट करा, कोई एक शेप बना दिया ऐसे मोटा सा, ऐसा ऐसा कोई शेप बना दिया, फिर उसको पॉलिश किया आपने तो थोड़ा अच्छा सा दे दिया। फिर उसके बाद आपने उसमें क्या करा, एक होल ड्रिल करा, यहाँ से बीच से एक होल ड्रिल करा, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें ऐसे बहुत सारे बना दिए, बहुत सारे बना दिए, और बीच में होल ड्रिल करके एक स्ट्रिंग लगा दी, एक धागा लगा दिया। तो बीड्स मेकिंग प्रोसेस के बारे में ये बताया जा रहा है। फार राइट, स्टोन ब्लेड्स, ठीक है, स्टोन ब्लेड्स के बारे में ये बताया जा रहा है। स्टोन ब्लेड्स आप देख रहे होंगे ना कि मैं कितना प्रिसाइजली एक एक शब्द, एक एक चीज पर फोकस कर रहा हूं सर। यही एनसीईआरटी की खासियत है। यही चीज अगर आप सीख गए ना, एक भी सवाल आपका यूपीएससी का इधर से उधर नहीं होगा। एवरी कीवर्ड एंड एवरी सेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सर। आपको कुछ नहीं पता क्या डाल देगा, और एज इट इज कॉपी पेस्ट करके देता है सर इसके स्टेटमेंट्स। तो स्टोन ब्लेड के बारे में इसने अभी कुछ खास नहीं बताया है, तो नहीं बताया तो ठीक है सर। बॉटम राइट में ये एक आदमी है, देखो ये आदमी है, इसके बारे में एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, ये जो कपड़ा इसने पहना हुआ है इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, समझ रहे हो, ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अ स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। इम्पॉर्टेंट मैन था ये, कॉमन मैन नहीं था। मे बी शायद ये किसी रूलर का हुलिया है, ठीक है ना। तो उस हुलिये में एक तो क्लोथ, और दूसरा उसकी जो ये बियर्ड है, एक तो दाढ़ी और एक जो कपड़ा है, इसकी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी बता रखी है। सो दिस शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडेड गारमेंट। क्लोथ, गारमेंट का मतलब क्या होता है, कपड़ा, क्लोथ, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये आदमी है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो यहां से मैं आपको स्टोन स्टैचू, एक स्टोन स्टैचू जो मिला है इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि दिस स्टोन स्टैचू वाज फाउंड फ्रॉम, कहाँ मिला, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें इसकी एम्ब्रॉयडेड क्लोथ, इसके बारे में, एंड अबाउट पर्सनालिटी। और भी एक दो बातें हैं जो थोड़ा सा आगे लिखा गया है यहाँ पर, मेहरगढ़ के अंदर स्पिंडल वोर और ये सब, ये थोड़ा आगे लिखा है, बट फिलहाल मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि दिस वॉज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जो साइट है आपको पता ही चल गई होगी अब, वहां से मिला है। तो एम्ब्रॉयडेड क्लोथ, एम्ब्रॉयडेड क्लोथ वॉज worn बाय स्टैचू, स्टैचू ने एक एम्ब्रॉयडेड क्लोथ पहना है, एंड ही कुड प्रोबेबली बी एन इम्पॉर्टेंट मैन। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा। और इस स्टोन स्टैचू की आर्टिस्टिक स्किल, आगे आगे दे रखा है, आर्टिस्टिक स्किल के बारे में भी दे रखा है कि बहुत ही ज़्यादा वेल वेल डिजाइंड बियर्ड, इसकी बियर्ड बड़ी अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखी है। तो इसको, इसका नाम दे रखा है बियर्ड स्टैचू, बियर्ड मैन स्टोन स्टैचू, ठीक है ना। इस ये बता रखा है यहाँ पर। अब इसके आगे यही से वो एम्ब्रॉयडेड क्लोथ से कपड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, और कपड़े के बारे में क्या क्या बातें बता रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो। सर ये हमने ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव कवर्ड इन चैप्टर 2, ये हमने चैप्टर 2 में, ये चैप्टर 2 में कवर कर दिया है, ठीक है ना। द एक्चुअल पीसेस ऑफ cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Now this is very important. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ चीजें बताई जा रही है। सम
स्पेशल फाइंडिंग्स एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में। क्या मिला है, ठीक है। सो दे फाउंड एन एक्चुअल पीस, यानी कि रियलिस्टिक उसी जमाने का, ऑफ क्लोथ ऑन अ स्टोन वास। वास क्या होता है, एक पॉट जैसे गमले का टाइप का पॉट होता है, ऐसा मिला है और उसके चारों तरफ ऐसे कपड़ा लगा हुआ है, वो एक्चुअल, ठीक है ना, ऑन अ, सॉरी स्टोन नहीं, पर ये सिल्वर वास आएगा, सिल्वर का वास, एक सिल्वर का, चांदी का गमला मिला है और उसके चारों तरफ कपड़ा मिला है सर, ठीक है। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कुछ कॉपर के भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, विच इज नॉट वेरी मच क्लियर एज ऑफ नाउ कि क्या मिला है, ठीक है। दे ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। नाउ सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड है सर सब कुछ, स्पिंडल होल्स, ये क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि स्पिंडल होल को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ये तो मुझे रीजनल उसमें आ नहीं आ रहा है, लेकिन धागा काटने वाला, धागा बुनने वाला जो एक पुराने जमाने का यंत्र होता था, ऐसे गोल सा लट्टू जैसा होता था और उस पर एक डंडा लगा होता था जिस पर धागा ऐसे वो होता था, तो इसको स्पिंडल कहते थे। और जो लट्टू है उसको होल कहते हैं, होल्स, डब्ल्यू, इसका स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, WHORLS, होल, स्पिंडल होल। तो इस स्पिंडल होल का यूज क्या होता था, तो टू मेक फाइबर, फाइबर फ्रॉम क्लोथ, कपड़े से फाइबर बनाने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल होल है, दिस इज मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस। अच्छा स्पिंडल होल, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे करूं, स्पिंडल होल के बारे में मैं यहाँ पर अलग से ही, स्पिंडल होल को मैं यहाँ पर अलग से लिख लूं, देखो मैं तो आपको एकदम रियल टाइम में नोट्स बना रहा हूँ ना, मैं ऐसे तो बना नहीं रहा हूँ कि सारा पढ़ पुढ़ करके अलग से और कंक्लूड करूँ, देखो रियल टाइम में बनाना सिखा रहा हूँ। देखो स्पिंडल होल का यूज क्या था, ठीक है ना, और दूसरा इसका मेड अप ऑफ, ये किस मटेरियल से बना होता था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसका यूज तो मैंने आपको बता दिया था कि टू मेक फाइबर, यूज क्या था, टू मेक फाइबर, टू मेक फाइबर क्लोथ, कपड़ा बनाने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये दो टाइप के मटेरियल से बना होता था, आइदर टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब पकी हुई क्ले, मिट्टी, और दूसरा फाइंस। सर एक शब्द यूज किया है फाइंस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने एक बार ही पूछ लिया था, तोते उड़ गए थे, ठीक है। स्पेलिंग इसकी एक बार ठीक ठाक कर लेते हैं, एफ एफ FAIENCE, ठीक है, फाइंस। फाइंस एक ऐसा टाइप का मटेरियल होता है जो ग्लासी लुक देता है, ग्लासी शाइनी लुक देता है। ये भी कैसे, ये भी अलग तरीके से बनाया जाता था, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस दे रखा है, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दीज वर यूज्ड टू स्पिन द थ्रेड, है ना, तो टू मेक द फाइबर क्लोथ, या मैं ये बोलूं कि टू स्पिन द थ्रेड, इसीलिए उसको स्पिंडल बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सिल्वर वास में कपड़ा मिला है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, स्पिंडल होल, तो मैं क्लोथ और स्पिंडल होल ले लूं, बाकी कॉपर ऑब्जेक्ट्स तो जो भी देखने को मिलेंगे आगे वो तो आगे की बात है। फिर यहाँ पर फाइंस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, ये है फाइंस के बारे में, और वो यहाँ पर दे रखा है। आपने लाफिंग बुद्धा देखा है, लाफिंग बुद्धा का जैसे वो मटेरियल शाइनी सा, क्रिस्टल सा, ग्लेजी सा होता है, बस फाइंस का इस्तेमाल वही शाइन, क्रिस्टल और ग्लास लाइक लुक देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो फाइंस क्या होता है इसके बारे में बता रखे, unlike stone or shell, these are that are found naturally, faience is a material that is artificially produced। तो सर सबसे पहली चीज ये है कि ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल था। व्हाट इज फाइंस, इट्स इट्स एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मटेरियल, ठीक है ना, इसको कर देते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल।
ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल था, ठीक है ना। सो कैसे बनता था? अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्जाइट इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसका मेकिंग प्रोसेस आप लिख सकते हो। इसका मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज यूज होता था? एक तो गम यूज हो रहा है, ठीक है, फिर सैंड यूज हो रहा है, और फिर क्वार्ट्ज यूज हो रहा है, ठीक है ना। सैंड यूज हो रहा है और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सा पत्थर होता है, ठीक है ना। सो देन द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस, ठीक है ना। तो फाइंस का जो ग्लासी लुक है वो एक शाइनी लुक देता था, ठीक है ना, शाइनी लुक देता था, ग्लासी लुक देता था। एंड द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फिर इसका कलर क्या था? कलर, तो कलर में आप सी ग्रीन याद रखिए, जैसे टॉर्कोइज ग्रीन होता है ना, या फिर ब्लू याद रखिए, बहुत जबरदस्त ये दिखता था, ठीक है। तो इसका कलर, इसका लुक, ठीक है ना, शाइनी और ग्लेजी, ग्लास लाइक में लिख देता हूँ, ग्लास लाइक। फिर इसका मेकिंग प्रोसेस में गम, एक गम को सैंड और क्वार्ट्ज के पाउडर के साथ चिपका देते थे। मतलब एक एक बर्तन सा ले लिया, जैसे मान लो ना एक शेप ले लिया आपने, ठीक है, एक वास का शेप ले लिया या एक कोई ज्वेलरी का शेप ले लिया, उसमें आपने क्या डाला? रेत डाली और क्वार्ट्ज के पाउडर डाले और उसको गम के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो फिर कुछ टाइम के बाद जब वो सूख जाता था तो वो इस टाइप का ग्लासी मटेरियल बन जाता था। फाइंस का यूज, यूज आप लिख सकते हो यहाँ पर अलग से, जैसे कि इसको बीड्स में, बैंगल्स में, इयररिंग्स में, टाइनी वेसल्स। तो आप इसका बीड्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप बैंगल्स यानी उस समय चूड़ियां भी पहना करते थे, बैंगल्स में इसका यूज कर रहे हो, ठीक है। आप टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे जो वेसल्स होते थे उनको बनाने के लिए भी आप इसका यूज कर रहे हो। सर इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले झुमके, उसके लिए भी यूज कर रहे हो, यानी ऑर्नामेंट्स। जनरली फाइंस का यूज जो है वो आप क्यों कर रहे हो? ऑर्नामेंट्स में कर रहे हो। अगर मैं एक सिंगल वर्ड अगर यूज करूं तो फाइंस का यूज ज्यादातर ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता था या डेकोरेटिव आइटम्स में यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये फाइंस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि अभी मैं आज अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो सर सबसे पहले तो हाउसेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कितने स्टोरीज के, कोर्टयार्ड होता या नहीं था, तो रूम कहाँ पर होते थे, बाथरूम की क्या प्रॉपर्टी और वेल्स, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बताया मैंने कि ड्रेनेज में स्ट्रेट लाइन में पूरा पाइप ड्रेन होता था, पाइप नहीं होता था लेकिन ईंट से स्ट्रेट लाइन बनाई जाती थी, स्लोपी होता था, इंटरकनेक्टेड होते थे लार्ज ड्रेन्स के साथ स्ट्रीट में। ज़्यादातर जगहों पर कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मिला है। आज तो देखो आजकल के ड्रेन्स तो कवर्ड भी बहुत रेयर मिलेंगे। केयरफुली और वेल प्लान्ड थे और इनको घरों के साथ साथ ही बनाया जाता था, ठीक है ना। तो फिर मैंने एक नोट आपको लिखवाया था कि हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स तीनों को अच्छे से प्लानिंग करके एक साथ बनाते थे। फिर लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल, यहाँ पर मैंने रूलर क्लास, स्क्राइब्स, क्राफ्ट्समैन, आम लोग और चिल्ड्रन के बारे में बताया कि क्या क्या करते थे, ठीक है ना। फिर प्रीशियस थिंग्स में मैंने ऑर्नामेंट्स और बीड्स, दो चीज़ों को जिक्र करा, और ऑर्नामेंट्स में गोल्ड, सिल्वर। हड़प्पन साइट के कुछ ऑब्जेक्ट्स कि किस मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने थे और इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स थे और उन मेटल्स का यूज़ किस लिए किया जाता था, ये मैंने आपको चीज़ें बताई है। फिर एक इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग हड़प्पन साइट की जो हमें बताती कि यार ये सिविलाइजेशन आने वाले सिविलाइजेशन से बिल्कुल हटके थी, उनमें नंबर 1 बीड्स का उपयोग करना, स्टोन ब्लेड्स का उपयोग करना, और इसको स्टोन लिख लेना, ब्लेड स्टोन की थी, धार धार जिसे कहते हैं, और वेट्स, और चौथी चीज थी सील्स, और पांचवी चीज यहाँ पर पॉट्स थी। तो अभी जो लिमिटेड नॉलेज हमको यहाँ सील्स के बारे में मिला वो ये है कि ये पत्थर से बने हुए थे, एनिमल्स की कार्विंग्स थी। ये कीवर्ड्स याद रखो, कार्विंग्स, है ना। पॉट्स भी खूबसूरत थे और ब्लैक डिजाइन के थे, ब्लैक डिजाइन था, रेड बैकग्राउंड था, ये पीछे भी मैंने बता दिया वैसे तो। वेट्स का शेप क्या था, वेट्स किस मटेरियल से बने होते थे और क्या इनका यूज था, ये मैंने बताया। सर बीड्स के बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानना है कि बीड्स किस मटेरियल से बनते थे और इसका मेकिंग प्रोसेस क्या था, उसमें कट, पॉलिश, शेप, होल बोर करना, स्ट्रिंग अटैच करना, ये सब शब्द याद रखना।
स्टैचू, स्टोन स्टैचू के बारे में आप चीज़ें याद रखना। फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में जो एक स्टोन स्टैचू मिला उसकी क्या खासियत थी, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहना हुआ था, आर्टिस्टिक स्किल में उसकी दाढ़ी बहुत अच्छे से डिजाइन करके बना रखी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी रहा होगा, प्रॉबेबली शायद रूलर रहा होगा, ठीक है ना। आम लोगों की तो कभी कुछ बनती ही नहीं है ना। स्पेशल फाइंडिंग्स एट मोहनजोदाड़ो, तो एक एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ मिला है सिल्वर वास पर लटका हुआ, कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है स्पिंडल होल। ये देखो, आप नॉर्मल कोर्सेज पढ़ोगे तो इन शब्दों को सुनोगे ही नहीं कहीं पर। स्पिंडल होल की क्या प्रॉपर्टी है वो मैंने बताया, और फायंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इसका यूज टू स्पिन द थ्रेड, और ये टेराकोटा या फाइन से बना होता था। फाइंस क्या होता है ये मैंने बताया था कि ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसका सी ग्रीन या ब्लू कलर होता है, और ये ग्लासी या शाइनी लुक देता है। और इसको आप कैसे बनाते हैं, गम, सैंड और क्वार्ट्जाइट का पाउडर, तीन चीजें इसको बनाने के लिए चाहिए, और इसका इस्तेमाल बीड्स, बैंगल्स, वेसल्स और इयररिंग्स में किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से आगे एक और चीज है, स्पेशलिस्ट्स। एक वर्ड और हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस वीडियो में स्पेशलिस्ट के बारे में। नाउ मैं चाहूँ तो इस चीज को, इस स्पेशलिस्ट को यहाँ डाल सकता हूँ। देखो अपने फ्लो चार्ट में कहाँ पर डालूंगा मैं इसको, यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ डाल सकता हूँ मैं 6th पर्सन स्पेशलिस्ट, ठीक है। यहाँ डाल सकता हूँ, कुछ स्पेशलिस्ट थे और उसके बारे में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो यही बताऊँ, ठीक है। तो कुछ सम स्पेशलिस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ चीजों के खास कारीगर, स्पेशलिस्ट क्या होता है उसके बारे में बताया जाए। यार मेनी थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। भैया हमको इतनी अच्छे से शेप, आर्किटेक्चर, डिजाइन, यूनिफॉर्मिटी, लुक, फील, पॉलिश, इतनी बढ़िया कारीगरी मिली है कि भैया कुछ स्पेशलिस्ट होंगे। स्पेशलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज अ स्पेशलिस्ट, you will get to know the definition of specialist, ठीक है। तो specialist is a person who is trained to do only one kind of work, only one kind of work, जैसे कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सीड्स। एक का काम है कटिंग, तो कटिंग करेगा, पॉलिश वाला पॉलिश करेगा, या नक्काशी बनाना है, डिजाइन बनाना है तो कार्विंग करना है। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ पेज 28, खैर हमने देखने की जरूरत नहीं है, वही वो आदमी स्टोन स्टैचू के बारे में बता रहा है। See how well the face is carved and how carefully the beard is shown, ठीक है। फेस को किस तरीके से उसने, कितना बढ़िया तरीके से उसका कार्विंग किया है, और दाढ़ी को भी कितना बढ़िया बनाया है, ठीक है। इस चीज को हम लोग पता है कहाँ पर डाल सकते हैं, जो मैंने आपको उस आदमी के बारे में बताया था, स्पेशली फाइंडिंग स्टोन स्टैचू। ये स्टोन स्टैचू थे ना, वेल डिजाइंड बियर्ड है ना, आर्टिस्टिक स्किल में वेल डिजाइंड बियर्ड है, और दूसरा कार्व्ड फेस, ठीक है ना, फेस भी अच्छे से कार्व कर रखा है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। ये भी सही बात है कि हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली विमेन वर स्पेशलिस्ट, या परहैप्स सम मेन एंड सम वुमेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन दे रखा है। देखो डेफिनेशन दे देते हैं कि यार स्पेशलिस्ट कौन था, ठीक है। तो समवन हु इज ट्रेन्ड टू डू अ वर्क विद परफेक्शन, है ना। ये मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, विद परफेक्शन, परफेक्शन के साथ कोई कोई एक काम को करे, कोई एक काम को करे तो उसको कहते हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है। वर्क को फिर से लिख देता हूं मैं। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल दिए है स्पेशलिस्ट का, जैसे टू कट, टू पॉलिश, टू कार्व, है ना, कार्व करना। तो एग्जाम्पल है वो स्टोन स्टैचू वाला, वो इलस्ट्रेशन की ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसको इसको also known as an expert crafts person या क्राफ्ट मैन। पर्सन कर देते हैं क्योंकि उसमें
नाउ स्पेशलिस्ट वर, दे कुड बी, वो कह रहा है आइदर मैन और विमेन और बोथ, ये कुछ भी हो सकता था, या तो ये शायद मेन होंगे या खाली विमेन होंगी, क्योंकि बहुत बारीक काम जो होता है ना, जनरली विमेन्स बहुत बारीक से चीज़ों को डिजाइनिंग वगैरह का काम में विमेन्स तेज होती हैं, तो इसलिए वो लगा रहे दिमाग कि विमेन भी हो सकती है, या शायद दोनों होंगी, है ना। एंड नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, या ये इतना सारा सामान, ये टेराकोटा है, चर्ट है, फायंस है, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज टिन, ये सब क्या सब यहीं पर उगता था, क्योंकि when we analyze the geology of this location Harappan and Mohenjo-daro and nearby, we don't find everything native to these sites. So from where did these people get such an amount of raw material? इसके बारे में अगले चैप्टर, अगले वीडियो के अंदर शेयर जरूर करिएगा सर, मेहनत करेंगे, शेयर करिए बस आप।